नमस्कार, स्वागत है आप सब लोगों का मेरे चैनल स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच पे। आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो ये जो हमारा सीरीज चल रहा है करंट अफेयर्स का, जनवरी 2024 से लेकर मई 2024 तक के करंट अफेयर्स हम लोग कवर कर रहे हैं। उसका आज का जो है ये पार्ट 6 हम लोग कवर करने वाले हैं। पहले मैं पार्ट 1 to 5 कवर कर चुका हूं, तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर जाकर देखिए। उसमें मैंने 250 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर किए हैं जो पिछले 5 महीने के वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है। तो अगर आप लोग नहीं देखें तो प्लीज़ जाकर देखिए। उसका जो लिंक है वो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप लोग ज़रूर देखिए। आप लोग किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, चाहे वो यूपीएससी हो, स्टेट पीसीएस हो, या तो फिर आप रेलवे, बैंकिंग, टीचर, एसएससी, किसी का भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो जिसमें आपसे करंट अफेयर्स पूछा जाता हो, तो ये वीडियो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होगा। तो हम लोग आज के वीडियो की तरफ चलते हैं। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि आज पार्ट 6 होगा और इसमें भी आपको 50 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और पहले के 1 से 5 पार्ट जो थे उसमें मैंने 250 क्वेश्चन कवर किए थे और आज के 50 तो टोटल 300 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। तो चलिए चलते हैं आज के वीडियो की ओर। बट उसके पहले हम लोग रिकैप कर लेते हैं। पार्ट 1 में हम लोगों ने ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे हम लोग बात कर चुके हैं। राम मंदिर, लोकसभा इलेक्शन जो चल रहा है, ईरान के प्रेसिडेंट की मृत्यु हुई, एस्ट्राजेनेका ने अपनी वैक्सीन वापस बुला ली, इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर कौन बना है, सीएए के थ्रू अभी जो रिसेंटली बहुत से लोगों को नागरिकता मिल गई, तो सीएए का है क्या, उसका पूरा डिटेल, कितने लोगों को नागरिकता मिली है ना, ये सारा इंपॉर्टेंट जो गवर्नमेंट स्कीम्स है 8-10 वो मैंने कवर किए पार्ट 1 में। जीडीपी का प्रेडिक्शन क्या रहने वाला है ना, भारत रत्न, फिल्म फेयर अवार्ड्स, तो ये सारे आप देख सकते हैं। मिलिट्री के सारे न्यू अपॉइंटमेंट्स जो हुए हैं पिछले 6 महीने में है ना, सीएम जो न्यू अपॉइंट हुआ है पिछले 5-6 महीने में, 6G डिवाइस लॉन्च हुआ है, यूएई का ब्लू रेसिडेंसी वीज़ा एक आया है, चाबहार पोर्ट को इंडिया ने लीज पे लिया ईरान से। फिर पार्ट 3 में देखिए जो सारे प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर्स वर्ल्ड वाइड अपॉइंट हुए हैं पिछले 5-6 महीने में। फिर स्पोर्ट्स से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस। फिर आगे आप देख सकते हैं पार्ट 4 में यहाँ पे सारे जो अलग अलग इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग क्या है। फिर पहला अंडर वाटर मेट्रो सर्विस कहाँ पे स्टार्ट हुआ, आईएसए इंटरनेशनल सोलर अलायंस का भी कोई 99वां मेंबर बना है तो वो कौन है, इसरो का नया लॉन्च कॉम्प्लेक्स कहाँ बना। फिर पार्ट 5 में देखिए आईपीएल 2024 के विनर कौन बने, ये ऑलरेडी हम लोग कवर कर चुके हैं। फिर इंपॉर्टेंट बुक्स और राइटर्स पिछले 5-6 महीने के सारा हम लोग यहाँ पे कवर किए हैं। तो अगर आप लोग पहले के 5 पार्ट नहीं देखें तो ज़रूर जाकर देखिए। आज जो होगा वो होगा पार्ट 6। मैं कई बार बोल चुका हूँ, आज होगा पार्ट 6। तो चलिए आज चलते हैं पार्ट 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर होगा 251। क्वेश्चन नंबर 251, महिला फीफा वर्ल्ड कप 2027 की मेजबानी कौन सा देश करेगा, मतलब वीमेंस फीफा वर्ल्ड कप 2027 को होस्ट कौन करेगा। तो अभी हाल फिलहाल में ही ये अनाउंस हुआ है कौन होस्ट करने वाला है, तो उस देश का नाम है ब्राज़ील। साउथ अमेरिकन कंट्री है तो ब्राज़ील इसको होस्ट करेगा। तो ब्राज़ील ये बिड जीत गया। हालांकि बेल्जियम, नीदरलैंड्स और जर्मनी ये तीनों चाहते थे, यूरोपियन कंट्री, कि हम तीनों मिलकर फीफा विमेंस वर्ल्ड कप 2027 को होस्ट करें, बट इनको नहीं मिला होस्टिंग राइट, ब्राज़ील इसको जीत गया। तो ये फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है जब कोई साउथ अमेरिकन कंट्री फीफा विमेंस वर्ल्ड कप को होस्ट करने वाला है। तो ब्राज़ील अब छठा देश बन जाएगा यूएस, जर्मनी, फ्रांस, कनाडा और स्वीडन के बाद जो कि मेंस और विमेंस दोनों का फीफा वर्ल्ड कप ये होस्ट करने वाला है। तो ब्राज़ील ऐसा छठा देश बन जाएगा। तो 2027 का जो फीफा विमेंस वर्ल्ड कप होने वाला है ये फीफा विमेंस वर्ल्ड कप का 10वां एडिशन होगा। हालांकि मेंस लोगों का तो बहुत बार हो चुका है, लेकिन ये विमेंस लोगों का 10वां एडिशन होगा। स्पेन जो है वो डिफेंडिंग चैंपियन है, मतलब लास्ट बार जब फीफा विमेंस वर्ल्ड कप हुआ था 2023 में, उसको स्पेन जीता था और वो स्पेन का पहला टाइटल था। तो सेम मेंस वर्ल्ड कप जैसा ही ये भी होता है, 4 सालों में एक बार होता है। तो स्पेन पिछली बार विजेता रहा था। 252वां, हाल ही में बंगाल की खाड़ी में उठे नए चक्रवात जिसका नाम रेमल रखा गया, इसका नामकरण किस देश के द्वारा किया गया। तो इसका नाम जो ये रेमल रखा गया वो किस देश के द्वारा रखा गया। तो नए नए जो साइक्लोन आते हैं उनका नाम रखा जाता है किन्हीं न किन्हीं देश के द्वारा। तो ये रेमल नाम रखा गया था ओमान देश के द्वारा। 252 का यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 253 देखते हैं, हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल मतलब कि इंडियन कोस्ट गार्ड, इसने किस भारतीय राज्य में
तेल रिसाव प्रतिक्रिया ड्रिल का आयोजन किया है। मतलब होता यह है कि कई बार अलग अलग देशों से जब हम तेल मंगवाते हैं तो वो कई बार होता है स्पिल ओवर हो जाता है, मतलब कि वो समुद्र में बह जाता है तेल। तो ऐसा कुछ हो जाए तो उससे कैसे बचना है, उसके बाद हमारा मतलब एक्शन क्या होगा। तो वही तेल रिसाव प्रतिक्रिया एक ड्रिल होता है कि अभी जो काम हुआ नहीं है बट उसके पहले हम लोग देख लेते हैं कि अगर ऐसा हो जाए तो हम लोग क्या करेंगे। जैसे कि अक्सर फायर ड्रिल होता है कई कई कंपनीज में कि अगर आग लग गई तो हमारा प्रतिक्रिया क्या होगा। तो उसी तरीके से तेल रिसाव प्रतिक्रिया ड्रिल जो है उसका आयोजन किया गया। तो कहाँ किया गया आपको ये बताना है। तो ये किया गया था वेस्ट बंगाल में। 253 का यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 254 देखते हैं। हाल ही में तेल रिसाव के कारण किस देश ने राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की थी। या तो की है, मतलब चूंकि ये इस खबर को हो गए 3-4 महीने, क्योंकि ये जो वीडियो है ये जनवरी से मई तक का है करंट अफेयर्स। तो ये हुआ था फरवरी में। इसमें हुआ था कि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करनी पड़ी तेल रिसाव के कारण। तो वो कौन सा देश था? तो वो देश था त्रिनिदाद एंड टोबैगो। 254 का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ के पीएम कौन है? केथ क्रिस्टोफर रॉली। 255 हाल ही में हुए 77वें कांस फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? फर्स्ट इंडियन टू विन द बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड एट द रिसेंटली हेल्ड 77th कांस फिल्म फेस्टिवल। कांस फिल्म फेस्टिवल में इनको सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है। तो ये इनकी तस्वीर है। इनका नाम है अनासुया सेन गुप्ता। तो यहाँ पे 255 का एक करेक्ट हो जाएगा। तो ये जो कांस फिल्म फेस्टिवल था ये 77वां था, इसको ध्यान रखिएगा। और ये पहली इंडियन बनी है बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड जीतने वाली कांस फिल्म फेस्टिवल में। और इनको ये जो अवार्ड मिला है ये मिला है इनके परफॉर्मेंस के कारण। किस में परफॉर्मेंस? तो उसका नाम था द शेमलेस। इसमें इनका परफॉर्मेंस के कारण इनको अवार्ड दिया गया। और ये जो द शेमलेस है इसको रिटन मतलब लिखा गया और डायरेक्ट किया गया बल्गेरिया के एक फिल्म मेकर है जिनका नाम है कॉन्स्टेंटिन बोजानोव। ये थे फिल्म के डायरेक्टर और इन्होंने लिखा भी था, डायरेक्ट भी किया था। और इनको जिस सेक्शन में ये अवार्ड मिला है उस सेक्शन का नाम है अनसर्टेन रिगार्ड सेक्शन, है ना। और ये जो था 77वां एडिशन था कांस फिल्म फेस्टिवल का, ये हम ऑलरेडी हम लोग बात कर चुके हैं। तो 2-3 चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। डायरेक्टर थे कॉन्स्टेंटिन बोजानोव और इनको मिला था अवार्ड द शेमलेस के लिए। और ये जो था अवार्ड सेरेमनी था कांस फिल्म फेस्टिवल का ये था 77वां। इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा। आइए आगे देखते हैं 256वां। साइबर सुरक्षा 2024 अभ्यास का आयोजन किस भारतीय शहर में किया गया? तो ये साइबर सुरक्षा होता यह है कि साइबर अटैक से बचने के लिए पहले से, जैसे कि वहाँ पे तेल रिसाव के प्रतिक्रिया से बचने के लिए हम लोग ड्रिल कर रहे थे, तो यहाँ पे साइबर सुरक्षा से बचने के लिए पहले अभ्यास किया जाता है। कई बार अक्सर हम लोग देखते हैं कि साइबर अटैक्स हो जाते हैं अलग अलग देशों के द्वारा, खास करके चाइना और रसिया के द्वारा। तो उससे बचने के लिए साइबर सुरक्षा 2024 अभ्यास किया गया। तो ये किस शहर में किया गया आपको ये बताना है। तो ये किया गया नई दिल्ली में। 256 का यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो इसका नाम रखा गया एक्सरसाइज साइबर सुरक्षा 2024। तो एक कॉम्प्रिहेंसिव मतलब एक मिला जुला साइबर डिफेंस एक्सरसाइज था जिसको कंडक्ट किया गया था किसके द्वारा? डिफेंस साइबर एजेंसी जो है इंडिया की, उसके द्वारा इसको आयोजित किया गया नई दिल्ली में 20 मई से लेकर 24 मई तक। और इसमें शामिल हुए, कौन शामिल हुए इसमें? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जिनका नाम है जनरल अनिल चौहान। ये दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है। पहले कौन थे? जनरल बिपिन रावत। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। तो ये दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है जनरल अनिल चौहान। तो इन्होंने इस इवेंट को अटेंड किया और इन्होंने बल दिया किस चीज़ पे कि भैया इंडिया का जो साइबर डिफेंस कैपेबिलिटी है उसको कहीं ना कहीं बढ़ाने की ज़रूरत है। तो इस एक्सरसाइज का जो गोल था, जो एम था, वो यही था कि साइबर डिफेंस स्किल को हम लोगों को इम्प्रूव करना है और जो भी एजेंसियां जो साइबर सिक्योरिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं सबको मिलजुल कर इसमें काम करना है। आइए आगे देखते हैं 257वां। हाल ही में स्पेस में जाने वाले दुनिया के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति कौन बन गए हैं? ये मतलब ओल्डेस्ट पर्सन है जो कि स्पेस में जाने वाले हैं। तो ये कौन बन गए हैं? ये बन गए हैं एडवर्ड जोसेफ ड्वाइट। ये यूएस के हैं, अमेरिका के हैं। 257 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो ना तो ये सिर्फ ओल्डेस्ट बने हैं, ओल्डेस्ट के साथ साथ ये फर्स्ट ब्लैक एस्ट्रोनॉट कैंडिडेट है यूनाइटेड स्टेट्स के, मतलब अमेरिका के पहले ब्लैक कैंडिडेट है, एस्ट्रोनॉट है जो कि स्पेस में जाने वाले हैं और ये 90 साल के हैं। आइए देखते हैं 258वां। हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कौन बन गए हैं?
थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, तो ये बन गई है जर्मनी देश। 258 का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो ये क्या किए, जापान को पीछे छोड़कर जर्मनी बन गई तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। और उसका जो मतलब क्यों बने, इसका कारण ये है कि जापान की जो करेंसी है येन, जैसे इंडिया का रुपया है उसी तरीके से वहाँ का येन है, ये बहुत कमज़ोर हो गई डॉलर के मुकाबले। और वहाँ की जो पॉपुलेशन है वो बहुत एजिंग, मतलब बूढ़े लोगों की पॉपुलेशन ज़्यादा हो गए, जो कि मतलब वर्किंग एज में नहीं है, काम करने के एज में नहीं है। एजिंग पॉपुलेशन वहाँ पे ज़्यादा है और श्रिंकिंग पॉपुलेशन, एक तो जो पॉपुलेशन है उसमें एजेड लोग ज़्यादा हैं और ऊपर से पॉपुलेशन बहुत घट भी रही है। इसके कारण वहाँ इकोनॉमी कमज़ोर हो गई और रुपया, वहाँ का जो येन है, मुद्रा है, वो डॉलर के मुकाबले काफ़ी कमज़ोर हो गया। यूएसए और चाइना पहले और दूसरे नंबर पे क्रमशः बने हुए हैं। इंडिया हमारा 5वें नंबर पे है। तो इस तरीके से यूएस पहला, चाइना दूसरा, जर्मनी अब आ गया तीसरे पे, चौथे पे आ गया जापान और 5वें पे हमारा इंडिया। आइए आगे देखते हैं हम लोग। 259, हाल ही में चुनाव सुधार संबंधित विधेयक में हुए विवाद के कारण किस यूरोपीय देश में इमरजेंसी घोषित कर दी गई। मतलब यहाँ पे एक इलेक्टोरल रिफॉर्म बिल आया और उसमें इतनी कंट्रोवर्सी हुई कि वहाँ पे आपको इमरजेंसी घोषित करना पड़ा। वो कौन सा देश है, तो वो देश है फ्रांस। 259 का ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा। तो फ्रांस डिक्लेयर कर दिया एक स्टेट ऑफ इमरजेंसी, और वो एग्जैक्टली जो है वो फ्रांस के जो देश है, मेन पार्ट है, एरिया है, वहाँ पे नहीं हुआ है। ये न्यू सेलेडोनिया जो कि फ्रांस की एक टेरिटरी है, वहाँ पे ये इमरजेंसी घोषित हुई है क्योंकि वहाँ पे जो प्रोटेस्ट है वो बहुत ही वायलेंट हो गया। तो ऐसा माना जा रहा है कि ये जो इलेक्टोरल रिफॉर्म आया है उसमें होगा क्या कि वहाँ की जो इंडिजीनियस पॉपुलेशन है, मतलब वहाँ की जो लोकल पॉपुलेशन है, उनको मार्जिनलाइज कर दिया जाएगा। जो कनक पॉपुलेशन है उनको एक मतलब हाशिए पे रख दिया जाएगा, उन पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है इस बिल में। और ये बेनिफिट करेगा किसको, प्रो फ्रेंच पॉलिटिशियंस को। जो प्रो फ्रेंच पॉलिटिशियन है उनको ये बिल बेनिफिट करने वाला है। और लेकिन जो वहाँ के इंडिजीनियस लोग हैं, कनक पॉपुलेशन, उन पे ध्यान नहीं दिया जा रहा और उनको साइड लाइन कर दिया जा रहा है इस बिल के तहत। आइए देखते हैं 260वां, उत्तर पूर्व का कौन सा राज्य पुरानी पेंशन योजना लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है। तो ये राज्य है सिक्किम। 260 का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो इसके पहले हम लोग आगे बढ़े, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, थोड़ा प्यार दीजिए चैनल को। आप लोगों का एक सब्सक्रिप्शन हमारे लिए काफ़ी मोटिवेशन का काम करता है। और वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। आइए देखते हैं 261वां, पीएम विश्वकर्मा योजना ये लागू करने वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। मतलब यहाँ पे आपसे स्टेट नहीं पूछा जा रहा है, यूटी पूछा जा रहा है कि पीएम विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला पहला यूटी कौन बना है। तो ये बना है जम्मू एंड कश्मीर। तो पहले ये स्टेट था, अब तो आप जानते हैं यूटी है जम्मू एंड कश्मीर। तो 261 का यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 262 देखते हैं, जल जीवन मिशन के तहत हर घर जल पहुँचाने वाला भारत का पहला उत्तर पूर्वी राज्य कौन बना है। पहला नॉर्थ ईस्ट स्टेट, तो ये बन गया है अरुणाचल प्रदेश, जिसने हर घर जल पहुँचाने वाला ये पहला उत्तर पूर्वी राज्य बना है। आगे देखते हैं 263, पूर्वोत्तर भारत का पहला प्राकृतिक चिकित्सालय किस राज्य में खोला जाएगा। फर्स्ट नेचुरोपैथी हॉस्पिटल ऑफ नॉर्थ ईस्ट, तो ये कहाँ खोला जाएगा, तो ये खोला जाएगा असम में। 263 का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ये सारे वन लाइनर्स आप जरूर ध्यान रखिएगा। 264, पूर्वोत्तर भारत फिल्म महोत्सव का आयोजन किस राज्य में हुआ। नॉर्थ ईस्ट इंडियन फिल्म फेस्टिवल, इसका आयोजन हुआ मणिपुर में। 254 का यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 265, अमेरिकी एजेंसी द मॉर्निंग कंसल्ट के अनुसार दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता कौन है। तो अभी 2-3 महीने पहले ये सर्वे कराया गया था, ये अमेरिकन एजेंसी है द मॉर्निंग कंसल्ट। तो इसके अनुसार दुनिया के जो सबसे लोकप्रिय नेता हैं वो हैं नरेंद्र मोदी जी। 265 का यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। दूसरे नंबर पे ये सीरीज में मैंने सजा कर लिखा है, एंड्रेस मैनुअल लोपेज ओब्राडोर ये दूसरे नंबर पे थे, जेवियर मिली तीसरे पे थे और डोनाल्ड टस्क चौथे नंबर पे थे। आइए आगे देखते हैं 266, हाल ही में किस राज्य सरकार ने देश की पहली सड़क सुरक्षा फोर्स मतलब रोड सेफ्टी फोर्स की शुरुआत की है। वो कौन सा राज्य सरकार है जो कि भारत की पहली सड़क सुरक्षा फोर्स की शुरुआत की है। तो वो सरकार का नाम है पंजाब सरकार। 266 का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 267 देखते हैं, हाल ही में पहला कन्या सैनिक स्कूल ये भारत के किस राज्य में खोला गया है। फर्स्ट मिलिट्री स्कूल फॉर गर्ल्स, तो ये खोला गया यूपी में।
267 का यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा और ये यूपी के मथुरा में ये खोला गया है। आइए आगे देखते हैं 268। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने समुद्री जीवन रक्षा प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किस राज्य में किया? मतलब सी सर्वाइवल सेंटर, इसका उद्घाटन किस राज्य में किया? तो इन्होंने किया गोवा में। 268 का यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 269 कौन सी राज्य सरकार भारत की पहली पनडुब्बी पर्यटन शुरू करने जा रही है? मतलब फर्स्ट सबमरीन टूरिज्म, सबमरीन जो कि पानी के अंदर आपको लेके जाएगी। तो इस तरीके के टूरिज्म कौन भारत की राज्य सरकार शुरू कर रही है? तो ये कर रही है गुजरात सरकार। 269 का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। तो इसमें ये लोग कहाँ पर लेके जाएंगे? तो गुजरात गवर्नमेंट जो है ये पहली ऐसी सबमरीन टूरिज्म प्रोजेक्ट शुरू करने जा रही है द्वारका में। तो इसमें होगा क्या, जो पुरानी मैथोलॉजिकल टेक्स्ट है उनके अनुसार बेट द्वारका जो सिटी है, जो कि थी एक्चुअली, जो कि पानी के अंदर सबमर्ज हो गई थी, है ना, जो जिस सिटी को कहा जाता है कि वो लॉर्ड कृष्णा का ही वो मतलब जगह था रहने का, तो वो अब पानी के अंदर है। हालांकि कुछ दिन पहले हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वो होकर आए थे सबमरीन से, वहाँ पे द्वारका विजिट करके आए थे। तो उसी के लिए राज्य सरकार अब लोगों के लिए भी स्टार्ट कर दी है कि आप लोग भी सबमरीन के अंदर जाकर, पानी के अंदर आप सबमरीन के थ्रू आप जाकर उस द्वारका सिटी को विजिट कर सकते हैं। आइए आगे देखते हैं 270। सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस योजना की घोषणा की गई? तो उस योजना का नाम है प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना। 270 का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 271 देखते हैं। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत कितने यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी? तो ये जो योजना था सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, इसके तहत 300 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी। तो 271 का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 272 देखते हैं। हाल ही में मेढक की एक नई प्रजाति जिसका नाम स्फेरोथेका वर्षाभु रखा गया, इसकी खोज किस भारतीय राज्य में की गई? तो इसकी खोज की गई कर्नाटका में। 272 का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 273 देखते हैं। हाल ही में ओलेग कोनोनेंको ने सबसे लंबे समय तक अंतरिक्ष में रहने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। ये किस देश से हैं? तो ये हैं रशिया से। 273 का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। तो ये जो है इन्होंने अपने ही कंपेट्रियट, मतलब कि उनके ही देश के व्यक्ति जिनका नाम था गेनाडी पेडेल्का, उनका रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ दिया और अब ये लगभग अब तो इनका 1000 दिन हो गया स्पेस में, तो ये रहने का इन्होंने रिकॉर्ड बना लिया। 274 देखते हैं। वैश्विक स्तर पर इस्पात उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है? स्टील प्रोडक्शन में इंडिया का स्थान है दूसरा, पहले पे है चाइना। 274 का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं 275। निम्न में से कौन सा देश विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश है? लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर कंट्री कौन सा है? तो लार्जेस्ट में है इंडिया पहले नंबर पे, और दूसरे नंबर पे है यूएस, तीसरे पे है पाकिस्तान, यह है दूसरे पे, और इंडिया जो है यह है फर्स्ट पे। तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 276 देखते हैं। हाल ही में नई शिक्षा नीति के अंतर्गत किस भाषा को शास्त्रीय भाषा के रूप में दर्जा दिया गया? तो शास्त्रीय भाषा के रूप में जो नया भाषा को दर्जा दिया गया वो भाषा का है फारसी, जिसको पर्सियन भी कहते हैं। 276 का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ये नया लैंग्वेज बन गया है शास्त्रीय भाषा के रूप में दर्जा पाने वाला। 277 देखते हैं। पहला डिजिटल राष्ट्रीय संग्रहालय भारत के किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? फर्स्ट डिजिटल नेशनल म्यूजियम, तो यह स्थापित किया जाएगा तेलंगाना में, और तेलंगाना में कहाँ? हैदराबाद में, हैदराबाद में। आगे देखते हैं 278। दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो ये पुल देख सकते हैं कितना ऊंचा है, टोटल 359 मीटर्स। जो हमारा वो है पेरिस में, आप इसको जानते होंगे, है ना, आईफिल टावर, आप जानते होंगे। आईफिल टावर की ऊंचाई है 324 मीटर। मतलब इस 324 मीटर से भी 35 मीटर और ऊंचा है ये पुल, जिसका टोटल जो ऊंचाई है वो है 359 मीटर। इसीलिए इसको कहा जाता है दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल। तो ये है 359 मीटर और ये बना है चेनाब नदी पर। 278 का यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 279 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल है? समुद्री पुल सबसे लंबा, तो यह है अटल सेतु। 279 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। टोटल जो है ये है 22 किलोमीटर है टोटल। हालांकि इसमें 16.5 किलोमीटर मतलब 16.5 किलोमीटर ये जो है ये समुद्र में है, और बाकी 5.5 किलोमीटर जो है ये
लैंड पे है ना, इसको ध्यान रखिएगा। टोटल 22 किलोमीटर लंबा है। 280 देखते हैं, हाल ही में दुनिया की पहली ब्लैक टाइगर सफारी ये किस राज्य में शुरू की गई? तो ये शुरू किया गया उड़ीसा में। 280 का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 281 देखते हैं, हाल ही में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किस शहर में भारत के पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन किया? तो इन्होंने किया संबलपुर, जो कि उड़ीसा में है। 281 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 282 देखते हैं, हाल ही में किस राज्य में बापू टावर का उद्घाटन किया गया? तो ये किया गया बिहार में। 282 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो ये जो बापू टावर है ये टॉलेस्ट टावर है इंडिया का, जिसकी हाइट है 120 फीट। 283, हाल ही में आरबीआई द्वारा किस पेमेंट बैंक के ऊपर रोक लगा दिया गया? तो ये रोक लगाया गया था पेटीएम पेमेंट बैंक के ऊपर। 283 का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 284, हाल ही में अंटार्कटिक के वैज्ञानिक जांच के लिए किस देश द्वारा वहां किनलिंग स्टेशन खोला गया? पहले भी बहुत सारे स्टेशन है वहां पे जांच के लिए, बट अभी हाल में नया खोला गया जिसका नाम है किनलिंग स्टेशन। तो ये किस देश ने खोला? तो ये खोला चाइना देश ने। 284 का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 285 देखते हैं, होन्शु द्वीप हाल ही में चर्चा में था, यह किस देश के क्षेत्र का एक हिस्सा है? तो ये जो होन्शु द्वीप है ये हिस्सा है जापान का। तो जापान का आइलैंड देखिए, जो बड़े बड़े आइलैंड है, होक्काइडो और ये है होन्शु, ये है शिकोकू और ये है क्यूशु। तो आप इसको सीरीज में जरूर याद रखिएगा, होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू, क्यूशु और इसके नीचे एक और है ryushu। एनीवे आप 4 भी याद रखेंगे तो आपका काम हो जाएगा। होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू और क्यूशु। कई बार ये सीरीज में अरेंज करना भी आ जाता है एग्जाम में, तो इसको ध्यान रखिएगा। 285 का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 286, निम्न में से किस देश में भारत सरकार द्वारा भारत पार्क खोला जाएगा? तो ये खोला जाएगा यूएई में, यूनाइटेड अरब ऑफ एमिरेट्स। 286 का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। तो इसमें क्या होगा, शोरूम और वेयर हाउसेस मतलब गोदाम खोले जाएंगे। किस लिए? जहाँ पे इंडियन गुड्स मतलब इंडिया के सामान रखे जाएंगे जो कि इंडिया मेड है, उनको रखा जाएगा इस पार्क में। इससे होगा क्या, क्योंकि चूंकि यूएई में बहुत सारे यात्री लोग विजिट करने जाते हैं, बहुत सारे टूरिस्ट जाते हैं, तो वो इंडियन गुड्स के प्रति अट्रैक्टिव होंगे और उसको खरीदेंगे, तो इंडियन गुड्स का बेसिकली डिमांड बढ़ेगा। यही एम है इस भारत पार्क का। आगे देखते हैं 287, गृह मंत्रालय द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार कौन सा भारतीय राज्य साइबर क्राइम के मामले में टॉप पर है? तो ये राज्य है तेलंगाना। 287 का यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं 288, बट उसके पहले देख लीजिए, टॉप पे तेलंगाना है, दूसरे पे कर्नाटका और तीसरे पे 288, आरबीआई का स्थापना दिवस किस दिन मनाया जाता है? आरबीआई का फाउंडेशन डे। तो ये मनाया जाता है 1 अप्रैल को। 288 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 1 अप्रैल 1935 को गठन हुआ था आरबीआई का। तो आरबीआई है क्या? ये हमारे भारत का सेंट्रल बैंक है ये। और इस साल 1 अप्रैल 2024 को आरबीआई का गठन हुए 90 साल पूरे हो गए। जो पहले गवर्नर थे आरबीआई के, उनका नाम था सर ऑसबोर्न स्मिथ। अभी के जो गवर्नर है, करंट आरबीआई गवर्नर, वो हैं शक्तिकांत दास। आरबीआई का जो सेंट्रल ऑफिस है ये पहले कोलकाता में था, बट बाद में इसको शिफ्ट कर दिया गया मुंबई 1937 में। आइए आगे देखते हैं 289, 1 अप्रैल को किस भारतीय राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है? तो 1 अप्रैल को स्थापना दिवस मनाया जाता है उड़ीसा का। 289 का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो इसको उड़ीसा डे या उत्कल दिवस के रूप में इसको मनाया जाता है, उड़ीसा डे को 1 अप्रैल को। तो इसका एग्जैक्टली कब गठन हुआ था? 1 अप्रैल 1936 को। और उस समय जो प्रोविंस का नाम था बिहार एंड उड़ीसा प्रोविंस, जिससे उड़ीसा अलग हो गया, सिर्फ बिहार बचा था। बाद में बिहार से एक और राज्य अलग हुआ जिसका नाम आप लोग जानते हैं, झारखंड। आइए अगला देखते हैं 290, 22 मार्च को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है? तो ये राज्य है बिहार। 22 मार्च को। तो बिहार का गठन कब हुआ था? 22 मार्च 1912 को। तो पहले जो प्रोविंस था वो था बंगाल। बंगाल से अलग हुआ था बिहार एंड उड़ीसा प्रोविंस, और बिहार एंड उड़ीसा प्रोविंस से उड़ीसा अलग हो गया था, बिहार बचा, और बिहार से फिर बाद में झारखंड अलग हुआ। आइए अगला देखते हैं 291, हाल ही में 1 मई 2024 को किन 2 राज्यों ने अपना स्थापना दिवस मनाया? 1 मई 2024 को। तो ये मनाया गया था गुजरात एंड महाराष्ट्र के द्वारा। इनका कब हुआ था गठन? 1 मई
1960 को गठन हुआ था गुजरात एंड महाराष्ट्र का, दोनों का सेम डे है स्थापना दिवस। 292, 30 मई को किस भारतीय राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है? तो 30 मई को मनाया जाता है गोवा का स्थापना दिवस। गोवा का गठन कब हुआ था? 30 मई 1987 को इसका गठन हुआ था गोवा का। 293 देखते हैं, वह फोटो जिसमें एक पैलेस्टीनियन औरत अपनी मृत भतीजी को गोद में उठा रखी है, यह फोटो प्रतिष्ठित वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2024 का पुरस्कार जीती है। यह फोटो किसके द्वारा लिया गया है? तो यह फोटो लिया गया है मोहम्मद सलेम के द्वारा। 293 का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 294 देखते हैं, हाल ही में किस राज्य में खोंगजोम दिवस मनाया गया? तो ये जो दिवस है खोंगजोम दिवस, ये मनाया गया मणिपुर में। 294 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 295, डेटा ट्रैफिक के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल ऑपरेटर कौन बन गया है? तो डेटा ट्रैफिक के मामले में बन गया है रिलायंस जियो। 295 का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो ये बन गया है दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल ऑपरेटर डेटा ट्रैफिक के मामले में, और इसने पीछे छोड़ दिया है चाइना मोबाइल को। तो अभी जो जियो का डेटा ट्रैफिक के मामले में जो है वो है 40.9 एक्साबाइट्स, इतना इसका डेटा ट्रैफिक पहुंच गया है रिलायंस जियो का। तो रिलायंस जियो के चेयरमैन और एमडी कौन है? ये है मुकेश अंबानी जी। आइए देखते हैं 296, गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2023 ये किसे मिला है? मतलब इस पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये इनकी तस्वीर है, आप लोग देख सकते हैं। इनका नाम है आलोक शुक्ला जी। पिछली बार मिला था एलेजेंड्रा कोराप को, इस बार मिला आलोक शुक्ला जी को। 296 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 297, 5वें राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 में प्रथम पुरस्कार कौन जीते हैं? तो यहाँ पे इनकी तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये जीते हैं यतिन भास्कर दुगल जी। ए करेक्ट हो जाएगा। 298, निम्नलिखित में से एबेल पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो एबेल पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है मिशेल टेलाग्रांड को। तो 298 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 299 देखते हैं, हाल ही में क्रिस्टीना पुस्कोवा 71st मतलब 71वें मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता की विजेता बनी है। तो ये किस देश से ये बिलोंग करती हैं? क्रिस्टीना पुस्कोवा, तो ये बिलोंग करती हैं चेक रिपब्लिक से। 299 का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस पार्ट का, पहले हिंदी रेडियो का प्रसारण किस देश में शुरू हुआ है? फर्स्ट हिंदी रेडियो ब्रॉडकास्टिंग शुरू हुआ है, तो ये कौन सा देश है? तो इस देश का नाम है कुवैत। तो 300वां का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। तो ये सीरीज आगे कंटिन्यू रहेगा। हम लोग टोटल अब पार्ट 6 तक कंप्लीट कर लिए हैं। 1, 2, 3, 4, 5 और आज का ये था 6। तो टोटल हम लोग 300 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। अगर आप लोग कोई भी पार्ट नहीं देखे हैं 1 से लेकर 5 तक, तो आप लोग ज़रूर जाकर देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने कवर किए हैं। तो आगे हम लोग कंटिन्यू रखेंगे, बट प्लीज़ आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों में आप शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच।